नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं जल के साथ अभिक्रिया, है ना। चलो, जैसे हमने H2O लिया और इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं F2 के साथ, है ना। तो यहां पर जो F2 है वो अभी अपन लिमिटेड ले लेते हैं, है ना। चलो, तो यहां पर बन जाएगा HF प्लस, साथ में बनेगी O2, है ना। चलो, अब ऐसा करो, इसे साथ लगे बैलेंस भी कर लो। देखो, बैलेंस करना बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया है कि भाई ये जो एरो दिख रहा है आपको बीच में, एरो के इस तरफ और इस तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी होना चाहिए? बराबर, इक्वल, है ना। तो इधर आप देखो फ्लोरीन देखो, उधर कितने हैं? 2, और इधर कितना फ्लोरीन है? 1, है ना। तो ऐसा करते हैं अपन, अच्छा, ऑक्सीजन देखो, उधर कितनी ऑक्सीजन है? 1, और इधर कितनी ऑक्सीजन है? 2। तो ऐसा करते हैं, पहले अपन यहां पर लगा देते हैं 2। तो अब आप देखो, ऑक्सीजन उस तरफ भी 2 हो गई और इस तरफ भी 2 हो गई। चलो अगला, अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 2 दून 4। तो ऐसा करते हैं अपन, यहां पर लगा देते हैं 4। तो अब आप देखो, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब फ्लोरीन भी आप देखो, इधर कितने हैं? 4, और इधर कितने हैं? 2। तो ऐसा करते हैं, यहां पर अपन लगा देते हैं 2। हो गया बैलेंस। चलो अगला देखो, अब अपन ऐसा करते हैं, H2O प्लस F2, और अब जो F2 है ये अपन एक्सिस में ले लेते हैं। एक्सिस मतलब अधिकता। तो यहां पर ये बन जाएगा HF प्लस O3, है ना। यहां पर क्या बन रहा? O3। O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन, है ना। चलो, अब बैलेंस करो इसे। तो अब आप देखो, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 3, और इधर ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो ऐसा करते हैं, यहां पर अपन लगा देते हैं 3। तो अब आप देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दून 6। तो यहां पर अपन 6 लगा देते हैं। तो अब आप देखो, 6 हाइड्रोजन हो गए, और फ्लोरीन कितने हो गए? इधर 6। तो ऐसा करते हैं, यहां पर अपन लगा देते हैं 3। तो अब आप देखो, हो गया बैलेंस, है ना। 3 दून 6, इधर भी 6 फ्लोरीन हो गए। अगला, अब अपन X2 इक्वल टू Cl2 और Br2, है ना, इन दोनों की अभिक्रिया देखते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो, जैसे H2O प्लस X2, है ना। तो X2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? Cl2 और Br2। तो यहां पर बनेगा HX प्लस HOX। अच्छा, एक काम करो, बैलेंस देखो, बैलेंस है कि नहीं है? रिएक्शन बैलेंस, है ना। चलो, तो नोट करो ये जल के साथ अभिक्रिया। चलो अगला देखो
अगला है ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, है ना। तो ये ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। तो इनके जो ऑक्साइड है वो बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, पर ज्यादातर जो ऑक्साइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ध्यान रखना ये बात, है ना। ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। पर अधिकांश जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? अस्थायी, है ना। चलो नोट करो। हेलोजन ऑक्सीजन से संयोग कर बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं? अस्थायी, है ना। चलो अगला, अब अपन सबके एक एक करके ऑक्साइड देखते हैं। जैसे पहले अपन देखते हैं फ्लोरीन के। तो फ्लोरीन के जो ऑक्साइड है वो दो बनते हैं, OF2 और O2F2, है ना। दो बन रहे हैं, पर इनमें से OF2 ही स्थायी होता है। स्थायी कौन सा होता है? OF2। और ये भी 298 केल्विन पर स्थायी होता है। कितने ताप पर होता है? 298 केल्विन पर, है ना। और ये दोनों ही जो ऑक्साइड होते हैं ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है। क्या है ये? ऑक्सीजन फ्लोराइड। और फ्लोरीन की यदि हम विद्युत ऋणात्मकता देखें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तो ये दोनों जो ऑक्साइड होते हैं ये प्रबल फ्लोरीनन होते हैं। कैसे होते हैं ये? प्रबल फ्लोरीनन, है ना। चलो देखो इधर, फ्लोरीन दो ऑक्साइड OF2 तथा O2F2 बनाती है, परंतु केवल OF2 ही 298 केल्विन ताप पर स्थायी होता है ना। ये ऑक्साइड आवश्यक रूप से ऑक्सीजन फ्लोराइड है ना। ध्यान रखना, क्या है ये? ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्या है ये? ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक है ना। और ये दोनों क्या होते हैं? प्रबल फ्लोरीनन कारक। चलो अगला देखो। अब यदि अपन इसमें O2F2 का उपयोग देखें हम, तो O2F2 O2F2 इसका जो उपयोग है ये PU का नाम क्या है? प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम को PuF6 प्लस O2, मतलब ये O2F2 है ना, ये प्लूटोनियम को इसमें परिवर्तित कर देता है। मतलब आप देखो यहां पर प्लूटोनियम के साथ फ्लोरीन है क्या? नहीं है। पर यहां पर देखो प्लूटोनियम के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब इसका क्या हो गया? फ्लोरीनन। क्या हो गया इसका? फ्लोरीनन। चलो आप चाहो तो अभिक्रिया को बैलेंस कर लो। चलो इधर देखो फ्लोरीन कितने? 6, और उधर कितने फ्लोरीन है? 2। तो ऐसा करते हैं अपन यहां पर लगा देते हैं 3। लगा दिया 3। तो अब आप देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दून 6, और फ्लोरीन भी कितने हो गए? 3 दून 6। तो अपन अब ऐसा करते हैं,
यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे लगा देते हैं 3। तो अब आप देखो जो अभिक्रिया है वो बैलेंस हो गई। चलो पढ़ लो। O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीकृत कर देता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया का उपयोग भुक्त शेष नाभिकीय ईंधन, ध्यान रखना, भुक्त शेष नाभिकीय ईंधन से प्लूटोनियम को PuF6 के रूप में हटाने हेतु किया जाता है ना। मतलब प्लूटोनियम को इस रूप में हटाते हैं PuF6 के रूप में, है ना। चलो नोट करो। चलो अगला देखो। चलो अब बाकी के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके जो ऑक्साइड है उनमें हेलोजन की यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था +1 से +7 तक देखने को मिलती है ना। चलो देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन भी ऑक्साइड बनाती है ना, जिनमें इन हेलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक होती है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था आपको +1 से +7 तक देखने को मिलेगी, है ना। और यदि हम इनके ऑक्साइड्स का स्थायित्व का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्साइड होते हैं आयोडीन के, उसके बाद क्लोरीन, और सबसे कम स्थायी होते हैं ब्रोमीन के। तो इनका यदि हम ऑर्डर बनाएं स्थायित्व का तो ये बन जाएगा, सबसे ज्यादा स्थायी किसके ऑक्साइड होंगे, आयोडीन के, और सबसे कम स्थायी किसके होंगे, ब्रोमीन के। गतिज तथा उष्मागतिज कारकों के संयोग के कारण सामान्यतः हेलोजनों द्वारा निर्मित ऑक्साइडों के स्थायित्व का घटता क्रम, गतिज तथा उष्मागतिज कारकों, है ना। चलो अगला देखो। अब यदि हम देखें कि भाई आयोडीन के सबसे ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं, तो भाई आयोडीन में ऑक्सीजन आयोडीन के जो ऑक्साइड होते हैं इनमें आयोडीन और ऑक्सीजन के जो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसकी ध्रुवणता ज्यादा होती है। ध्रुवणता ज्यादा होने के कारण इनका स्थायित्व ज्यादा होता है ना। चलो, आयोडीन के ऑक्साइडों के अधिक स्थायित्व का कारण ऑक्सीजन एवं आयोडीन के मध्य बंध की अधिक ध्रुवणता, ये ध्यान रखना, अधिक स्थायित्व का कारण क्या है, अधिक ध्रुवणता। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पर कौन आ रहा, क्लोरीन। तो भाई क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, क्लोरीन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल होने के कारण ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड, जिससे स्थायित्व में वृद्धि होती है ना। तो देखो, डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बहु आबंध बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड, है ना। इससे स्थायित्व की वृद्धि होती है ना। जबकि हम ब्रोमीन में देखें तो ये दोनों ही गुणों का अभाव होता है, इस कारण ब्रोमीन के जो ऑक्साइड है वो सबसे कम स्थायी होते हैं, है ना। चलो अगला देखो। चलो, अब क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं, क्लोरीन के आप ऑक्साइड देखो, जैसे Cl2O, ClO2,
Cl2O6 है ना, Cl2O7 है ना, ये अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीकारक होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीकारक होते हैं ये, और ये साथ में विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं ये? विस्फोटक प्रवृत्ति के, है ना, ध्यान रखना। तो Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 है ना, ये अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीकारक है। ध्यान रखना क्या है? अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीकारक तथा विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। अच्छा, अब इसके बाद इनमें से जो ClO2 होता है, इसका उपयोग कागज की लुगदी तथा वस्त्रों के वृंजीकरण में होता है। काय में होता है? कागज की लुगदी तथा वस्त्रों के वृंजीकरण में उपयोग होता है। साथ में पीने का जो पानी होता है उसके शुद्धिकरण में भी ClO2 का उपयोग होता है ना। चलो देखो अगला पॉइंट, ClO2 का उपयोग कागज की लुगदी तथा वस्त्रों के वृंजीकरण, ध्यान रखना, और पीने के पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है ना। चलो अगला, अब ब्रोमीन के ऑक्साइड की हम बात करें तो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड है ये सबसे कम स्थायी होते हैं और इनका जो स्थायित्व है वो केवल कम ताप पर होता है ना, और ये बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या है ये? बहुत प्रबल ऑक्सीकारक। तो अगला पॉइंट देखो, ब्रोमीन के ऑक्साइड Br2O, BrO2, BrO3 सबसे कम स्थायी होते हैं, है ना, तथा इनका अस्तित्व केवल कम ताप पर होता है। ध्यान रखना, इनका जो अस्तित्व है वो केवल कम ताप पर होता है। ये बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं? बहुत प्रबल ऑक्सीकारक। अच्छा, अब आयोडीन के ऑक्साइड की यदि अपन बात करें तो आयोडीन के I2O4 बनता है, I2O5 बनता है, I2O7 बनता है ना। ये आविलेट हो से, और गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये विघटित हो जाते हैं, है ना। गर्म करोगे तो विघटित, विघटित या विघटन का मतलब होता है टूटना, है ना। चलो पढ़ो, आयोडीन के ऑक्साइड I2O4, I2O5, I2O7 अविलेट ठोस है तथा गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। तो जब आप इनको गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये विघटित हो जाते हैं। अगला, अब इनमें से जो I2O5 है ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है और इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में होता है। इसका उपयोग काय में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में। चलो देखो इधर, I2O5 बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है तथा इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में होता है। चलो नोट करो, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है, अच्छे से याद होना चाहिए, पूरे प्रॉपर तरीके से नोट करो। चलो अब अगला हम पढ़ने वाले हैं धातु के प्रति अभिक्रियाशीलता, है ना। तो भाई जब आप इनकी धातु के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो ये धातु हैलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धातु हैलाइड, या फिर आप धात्विक हैलाइड बोल सकते हो, है ना। देखो इधर, जैसे हमने ले लिया Mg,
Mg कैसा होता है, सॉलिड, और अपन इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं Br2। Br2 कैसा होता है, लिक्विड। तो ये बन जाएगा Mg Br2। क्या बन गया, Mg Br2, और ये होता है सॉलिड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, धातु हैलाइड, या फिर आप इसको धात्विक हैलाइड बोल सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेटेलिक हैलाइड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेटेलिक हैलाइड। चलो हटाओ, ऊपर समझ में आ रहा ना, ठीक है, वो जगह नहीं बच रही यहाँ पे। चलो अगला, अब जैसे यहाँ पर आप देखो ये कुछ हैलाइड बना के दे रखे, और इनमें यदि हम आयनिक गुण देखें, कौन सा गुण देखें, आयनिक, तो आप देखो Mf, MCl, MBr, Mi, यहाँ पर जो ये M है ये एक संयोजी धातु है, एक संयोजी धातु है, मतलब एक बॉन्ड बनाने वाली धातु। चलो तो यहाँ पर आप देखो चलो इसमें देखो डाउन द ग्रुप, आप समूह में नीचे जा रहे हो, तो ध्यान रखना जब आप समूह में नीचे जाओगे ये यहाँ पर अपन हेलोजन परिवार में समूह में नीचे जा रहे हैं, तो समूह में आप नीचे जा रहे हो, तो नीचे जाने पर जो आयनिक नेचर है, आयनिक नेचर, आयनिक नेचर कम होगा, है ना, या फिर आप आयनिक नेचर की बजाय आयनिक गुण बोल दो, है ना। तो सबसे ज्यादा जो आयनिक गुण है वो किस में होगा, Mf में, और सबसे कम किस में होगा, Mi में, है ना। चलो पढ़ लो एक बार, हेलोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाती है, ध्यान रखना, या फिर आप धात्विक हैलाइड भी बोल सकते हो, है ना। हैलाइड के आयनिक गुण, चलो ये तो समझ में आ ही रहा है, चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो, चलो अब यहाँ पर अपने को देखना है, कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं, और इन एग्जाम्पल में हमको बताना है कि भाई कोवलेंट करेक्टर ज्यादा किसमें है, कोवलेंट करेक्टर या कोवलेंट नेचर बोल सकते हो आप, कि भाई कोवलेंट नेचर ज्यादा किसका है। चलो देखो इधर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, कोवलेंट कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर, तो जो कोवलेंट नेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, आपको ऐसी मेटल दी जाए, जैसे आप यहां पर देखो मेटल सेम है, यहां पर देखो मेटल क्या है, सेम,
तो भाई जब मेटल सेम होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीकरण अवस्था देखनी पड़ेगी। मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था जहां पर ज्यादा होगी वहां पर सह संयोजक लक्षण भी ज्यादा होगा। जैसे यहां पर आप देखो SN, कहीं पे भी आप देख लो ये सारे मेटल वाले ही दिए हुए हैं ना, तो यहां पर आप देखो SN, तो इसकी अपन मान लेते हैं X, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी रहती है उसकी कितनी मान लेते हैं X। और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पर चार्ज कितना होता है -1। तो एक क्लोरीन पे -1, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है 2, तो 2 क्लोरीन के कारण -2, तो X इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा +2। अगला यहाँ पर देखो X, अब क्लोरीन के कारण -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +4। तो जहां पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी वहां पर कोवलेंट नेचर भी ज्यादा होगा। चलो यहां पर देखो, तो X क्लोरीन के कारण -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +2। यहां पर देखो X -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +4। तो यहां पर इसमें सह संयोजक लक्षण ज्यादा होगा, या फिर सह संयोजक गुण बोल दो, है ना, या इंग्लिश में कोवलेंट नेचर भी बोल सकते हो आप। चलो यहां पर देखो, तो X क्लोरीन, कितने क्लोरीन है 3, तो 3 क्लोरीन के कारण -3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +3। यहां पर देखो X -5 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +5। तो यहां पर आप देखो इसमें सह संयोजक गुण अधिक होगा, ऑक्सीकरण अवस्था जहां पर ज्यादा वहां पर सह संयोजक गुण भी ज्यादा होगा। या फिर आप यूं बोल दो कि जहां पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी वह ज्यादा सह संयोजक होगा, है ना। यहां पर देखो X -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +4। यहां पर देखो X -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +6। चलो समझ में आ रहा है इतना। एक बार पढ़ लो ये लिखा हुआ जो, यदि धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, यहां पर आप देखो ये धातु दे रखी सब, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइड से अधिक सह संयोजक होंगे, ध्यान रखना। चलो, या फिर आप ये कंसेप्ट याद रखो, है ना, यही वो लिखा हुआ पूरा थ्योरी के फॉर्म में, है ना। चलो नोट करो ये, कर लिया नोट। चलो, तो यहां पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कल।